यार चेक कर लो, सबको स्क्रीन तो दिख रही है ना? यस सर। चलो डन। यस सर। भाई पहला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर्स का। यार सेमीकंडक्टर्स हमने रिसेंटली ही खत्म किया था कि ये हमारे पास एक बैटरी गिवन है, दैट इज ऑफ 15 वोल्ट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस गिवन है, एक और रेजिस्टेंस, और उसके पैरेलल में कनेक्टेड है हमारा जेनर डायोड। जेनर डायोड का क्या एडवांटेज था? भाई जेनर डायोड का क्या एडवांटेज होता है कि उसका जो भी वोल्टेज होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। तो बाकी जो भी रिमेनिंग वोल्टेज बचेगा वो हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज वाला उसको बेयर करेगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज गिवन है 500 ओम्स, और इधर रेजिस्टेंस गिवन है 1500 ओम्स। बैटरी कनेक्टेड है 15 वोल्ट की। हमें क्या फाइंड करना है? करंट पासिंग थ्रू दी जेनर डायोड। चलो भाई देखो, अगर इस जेनर डायोड का वोल्टेज 10 वोल्ट है तो मेरे को बताओ इस रेजिस्टेंस इन सीरीज वाले पे वोल्टेज कितना जाएगा? 50। कितना? रिपीट। यार सीरीज का आपको 1/50। देखो, इधर देखो, सीरीज का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि इधर हमारे पास वोल्टेज कुछ ना कुछ V1, इधर वोल्टेज कुछ ना कुछ V2, इधर वोल्टेज V। तो हम इक्वेशन क्या लिखते हैं? V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज। तो मैं कह रहा हूँ 15 वोल्टेज है, 10 वाला तो इसने ले लिया जेनर डायोड ने, बचा कितना? 5। 45। तो इससे कितना वोल्टेज जाएगा? इससे वोल्टेज जाएगा 5 वोल्ट। यार अब आपको इस रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, क्या आप ये पता कर सकते हो कि यहां से कितना करंट फ्लो करेगा बाय ओम्स लॉ? यस यस सर। सर। तो करो कैलकुलेट। सो आई एस इज इक्वल्स टू, भाई वी एस डिवाइडेड बाय आर एस। तो 5 डिवाइडेड बाय 500 मतलब 0.01 0 एम्पेयर्स। तो यहां से हमें करंट पता चल गया, दैट इज 0.01 एम्पेयर्स। हमें निकालना क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द जेनर डायोड। अब यार हमें दिख रहा है कि यहाँ पे आ गया जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट आ गया है तो मतलब यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा। सपोज दिस इज करंट I1, दिस इज करंट I2। तो अब की बार हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट I1 होगा प्लस I2 होगा वो टोटल किसके बराबर होना चाहिए? IS के बराबर होना चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है? यस यस सर। सर। डन। तो यार अब देखो, इधर अगर जेनर डायोड पे वोल्टेज 10 है तो मतलब यहाँ पे भी वोल्टेज 10 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज पता चल गया, रेजिस्टेंस पता है। तो एक बार मेरे को I2 की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो। I2 की वैल्यू कितनी आ रही है? अच्छे से चेक कर लो, सबको स्टेप समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? 1/150। तो भाई V डिवाइडेड बाय R, V की वैल्यू है हमारे पास 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1500 वोल्ट, मतलब 1/150। तो एक बार जरा इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेट? 1/1/50। 0.06। 0.006। तो यार बस हमें I1 की वैल्यू चाहिए, I2 की वैल्यू पता, IS की वैल्यू पता है। तो यार प्लीज I1 की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो। दैट इज IS माइनस I2। IS की वैल्यू हमें पता है, अभी कैलकुलेट करी हमने IS की वैल्यू, दैट इज 0.01 माइनस I2 की वैल्यू 0.06। इसको जरा फाइंड करो कितना आ गया ये, और आंसर फिर चेक करो ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शंस में जो आंसर गिवन है वो मिली एम्पेयर्स में गिवन है। सर -0.04। माइनस में क्यों आएगा? ये वैल्यू तो बड़ी है, 0.04। यस सर 0.04। सर डन। 0। सर एक और 0। एक और जीरो आ रहा है। डन। यस सर। तो यार हमें साफ दिख रहा है ये कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 4 मिली एम्पेयर्स हो गया। चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यार इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, लेकिन हाँ नियर बाय वैल्यू निकालूंगा तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। यार सबको क्लियर है ये वाला? यस सर। डन। यस। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्योंकि एक्चुअली हमने भी क्या किया है ना,
हमने सबको मतलब राउंड ऑफ वैल्यू को लिया है, जैसे 1/1/50 ये 0.0666 इस तरीके से आएगा। तो अगर आप इसको फ्रैक्शन में ही कैलकुलेट करोगे तो आपको बिल्कुल आंसर 1 के ज्यादा अप्रोक्सीमेट मिलेगा आंसर। भाई बता दो, फर्स्ट वाला क्लियर है तो सेकंड वाले पे आऊं? यस सर। डन। Yes, sir. यार सेकंड वाला चेक करो, सेकंड वाला इज अ गुड क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है कि एक आइडियल गैस है जो एक्सपैंड कर रही है, और हमें उसके लिए इक्वेशन गिवन है पीटी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मेरे को क्या फाइंड करना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फाइंड करना है फॉर दिस आइडियल गैस। मतलब मेरे को गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे को गामा का फॉर्मूला याद दिलाओ, हमने थर्मल प्रॉपर्टीज भी किया है। अल्फा का CP फॉर्मूला, by गामा का CV. फॉर्मूला। सर CP by CV. ये वो वाला गामा नहीं है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है सीपी बाय सीवी। लेकिन इधर ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, क्योंकि अगर मैंने एक कंटेनर के अंदर आइडियल गैस ली है तो वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपैंड करेगी, लीनियर भी नहीं, एरियल भी नहीं, वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपैंड करेगी। तो इधर मैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला पूछ रहा हूं आपसे। भूल गए हो? चलो याद दिलाता हूं। यार याद है हमने इक्वेशन करा था कि एल फाइनल is equals to L initial into 1 plus अल्फा डेल्टा टी। तो इसी से मैंने तुम्हें अल्फा का फॉर्मूला बताया था कि अल्फा का फॉर्मूला कितना आएगा। भैया भूल गए हो? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी। कुछ याद आया ये वाला फॉर्मूला? यस सर। भैया सबको क्लियर हो रहा है ये वाला? नो रिस्पॉन्स? Yes, sir. चलो Yes, डन। sir. Yes. तो यार ये लीनियर के टर्म्स में है। सिमिलरली एरियल के टर्म्स में होता है बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए डेल्टा टी। लेकिन इधर हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस के एक्सपेंशन की। तो याद रखो, भले ही क्वेश्चन में गिवन ना हो, लेकिन आपको सेल्फ अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि अगर कंटेनर के अंदर गैस ले रहा हूं तो वो वॉल्यूमेट्रिक ही एक्सपैंड करेगी ना। तो इसलिए इधर हो जाएगा डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी। अब देखो क्या करना है। यार हमें है ना किसी तरीके से डीवी बाई डी टी कैलकुलेट करना है कि ये डीवी बाई डी टी कितना आएगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन गिवन है कि पी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आइडियल गैस के हिसाब से प्रेशर को चेंज कर दो। प्रेशर को चेंज करोगे तो हम लिख सकते हैं एन आर टी बाय वॉल्यूम इंटू टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो मेरे पास एन आर कांस्टेंट है, तो इधर हमारे पास बचेगा क्या? टी क्यूब इज समथिंग कांस्टेंट इनटू वॉल्यूम। यहां तक प्लीज चेक करके बताओ, और कोई डाउट नहीं है तो इक्वेशन लिख लो यहां तक। Done, sir. यार प्लीज मेरे को 1 मिनट देना। हाँ आप इसको नोट डाउन करो। चलो, तो यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब आगे क्या करना था हमें? हमें चाहिए डेल्टा वी, मतलब डीवी बाई डी टी चाहिए। तो यार मेरे को इक्वेशन मिल गई है टी क्यूब इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू वी। तो इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, हमें किसी तरीके से चाहिए डीवी बाई डी टी। तो मेरे को डिफरेंशिएट करके बताओ डीवी बाई डी टी कितना आएगा। भाई इस साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 3t थ्री square. टी स्क्वेयर इंटू डी टी। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इधर क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन करने पे? पावर 1 है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? भाई के कोफिशिएंट बन गया पावर 1 - 1 Hmm. इंटू डीवी। ये तो पूरा कट गया बिकॉज वी टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो Hmm. मेरे पास डीवी बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 3t स्क्वेयर बाय समथिंग कांस्टेंट। Okay. बस अब यार सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। हमें पता है गामा इज इक्वल्स टू 1/v डीवी बाई डी टी। तो ये हो गया हमारे पास समथिंग अराउंड 3t स्क्वेयर बाय के इंटू कॉन्स्टेंट। ऑप्शंस में मैच करो, हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? 3 by third option. थर्ड ऑप्शन, यस बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन आ रहा है करेक्ट ऑप्शन। एक बार अच्छे से चेक कर लो, इसमें भी कोई डाउट हो तो भाई पूछ लो। इसमें इस वाले
टेस्ट पेपर में इनिशियल के 2-3 क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, उसके बाद सारे फिर इजी हैं। डन सर। डन, चलो बढ़िया। डन सर। आ जाते हैं भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है ना, अगर आप वैसे देखो तो कुछ कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास 2 स्लिट्स हैं। सपोज ये एक स्लिट हो गई पॉइंट पी और ये एक दूसरी स्लिट हो गई पॉइंट क्यू। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 3 लैम्डा। मेरे को बताना है कितने एक्स डिस्टेंस पे, मेरे को ये वाला डिस्टेंस बताना है, कितने एक्स डिस्टेंस पे मेरे को इस वाले पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव ही का है, यस, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलना चाहिए। तो सबसे पहले ये मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर एन लैम्डा। भैया वेरी गुड, हमें पता है कि पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो यार ऑप्शन से आप वेरीफाई करोगे। इधर सबसे पहला ऑप्शन था लैम्डा बाय 4। अगर मैं इस डिस्टेंस को लैम्डा बाय 4 लेता हूं और मैं पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला डिस्टेंस निकालता हूं, तो जरा चेक करो इन दोनों का डिफरेंस क्या एन लैम्डा के टर्म्स में आएगा? कभी नहीं नहीं आएगा, सर। क्योंकि एन क्या होना चाहिए, इंटीजर होना इंटीजर। चाहिए। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूं तो डेफिनेटली वो फ्रैक्शन में आएगा। तो भैया क्लियर कट बात है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? यस यस सर। सर। Yes, डन। sir. फिर अगर मैं इसको लेता हूं 3 लैम्डा, भैया अगर इसको आपने 3 लैम्डा ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, 3√2 लैम्डा आ जाएगा ये। यार फिर से अगर मैं इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो बहुत क्लियर कट चीज है कि वो डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन हमारा एन इंटीजर होना चाहिए, ना तो वो डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये भी गलत है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ। थर्ड ऑप्शन है 4 लैम्डा। तो मेरे को बताओ, अगर मैं इसको 4 लैम्डा लेता हूं तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी आएगी, 5 लैम्डा। 5 5 लैम्डा। 5 लैम्डा और 4 लैम्डा को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 1 लैम्डा। 1 लैम्डा। लैम्डा। मतलब ये अभी सही चल रहा है। उसके बाद एक और ले लो ऑप्शन, दैट इज 2 लैम्डा। अगर मैं यहाँ पे 2 लैम्डा लेता हूं तो जरा पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करके देखो कि ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ रही है। भैया ये अगेन रूट में आएगी, यस सर। रूट रूट 10 में। आएगी। रूट कितना आ रहा है, 13। तो यार Yes, अगेन sir. अगेन ये डेसिमल या फ्रैक्शन में बन रहा है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, 4 4 लैम्डा। लैम्डा। Third. तो इसमें ऐसा कुछ कैलकुलेट नहीं करना था, आपको ये चेक करना था कि किससे मेरे को डिफरेंस इंटीजर वैल्यू में मिल रहा है, दैट्स इट। तो इंटीजर वैल्यू में हमें डिफरेंस सिर्फ 4 लैम्डा से ही मिल रहा है। कंप्लीट। कंप्लीट, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमें पोटेंशियल गिवन है इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल बॉल और डिस्टेंस ए एंड बी सब कांस्टेंट है। हमें क्या बताना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बतानी है, अज्यूमिंग दैट चार्ज इज यूनिफॉर्म। चलो डन। यार सबसे पहले एक चीज समझो, क्वेश्चन ने कहा है कि स्फेरिकल शेल के इनसाइड मेरे को कोई पोटेंशियल मिल रहा है V-80 स्क्वेयर। तो मेरे को पहले तो लॉजिकली ये बताओ, ये कंडक्टिंग स्फेयर होगा या नॉन कंडक्टिंग स्फेयर होगा? कंडक्ट। नहीं, ये नॉन कंडक्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि यार मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि अगर आप कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ले रहे हो, कंडक्टिंग शेल, इस कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल उसका इतना ही आएगा जितना मेरा किस पे होता है, सरफेस सरफेस। पे होता है। इधर अगर इसने दे रखा है कि पोटेंशियल की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है और जो टाइम पे डिपेंड कुछ इस तरीके से कर रही है, तो मतलब डेफिनेटली ये किसकी वैल्यू होगी, ये नॉन कंडक्टिंग की वैल्यू होगी। अब शायद से आपने नॉन कंडक्टिंग ना पढ़ रखा हो। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो वो 0 नहीं होती। तो मेरे को बताओ EQ व्हाट आर इज, बाई आर क्यूब। वेरी गुड EQ आर बाई आर क्यूब। भाई, बहुत बढ़िया। इसका फॉर्मूला होता है के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब, जहां पे स्मॉल आर आपको पता ही है क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और कैपिटल आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर। प्लीज मेरे को पहले चेक करके बता दो, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। No, सॉरी, sir. ये टी नहीं है, मैंने गलत पढ़ लिया, ये आर है।
हमारा जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वायर। उसमें अब यार मतलब रैंकर्स बैच में जो थे उनके सामने डिस्कस भी हुआ था कि यार व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। E is equal to Sir, minus V is dV by equal to ED. E इज इक्वल्स टू V by VD, D. लेकिन तब यूज करोगे जब भैया हमारे उल्टा बोल गए, V इक्वल्स टू ED होता है, ये फॉर्मूला तो होता ही नहीं। E इक्वल्स Yes. टू V बाई डी तब होता है जब हमारे पास यूनिफॉर्म हो, लेकिन Yes, अगर sir. हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा DV बाय DR। D. तो जरा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो आर के टर्म्स में और मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस फॉर्मूले से इक्वेट कर दो, आपके पास अपना आंसर आ जाएगा। चलो 2A ट्राई टू आ सॉल्व इट। 2A आ रहा है डिफरेंशिएशन। भाई वेरी गुड, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बहुत क्लियर कट बात है, -2AR आ जाएगा। माइनस साइन तो हमें पता ही है, ये वैसे भी -dV/d होता है, तो ये प्लस +2AR हो जाएगा। अब इसको इक्वेट कर दो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से, तो हमारे पास आ गया 2AR इज इक्वल्स टू KQR डिवाइडेड बाय R3। भैया ये R कट गया। क्वेश्चन ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछा है, तो यार इस चार्ज को क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हो? यस कैसे करोगे? Q इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को एज इट इज छोड़ दो, स्फेरिकल शेल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4 बाय 3 पाई आर क्यूब। तो बस यार सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और मेरे को बताओ आंसर कितना आ रहा है। चलो 2A इज इक्वल्स टू रो, के तो था ही यहाँ पे, 4/3 इंटू पाए आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, मेरे को रो की वैल्यू बता दो, रो की वैल्यू कितनी आ रही है, और फिर चेक करेंगे कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है। 6A एप्सिलॉन 6A। 6A एप्सिलॉन चलो डन। 6 तो आ रहा है, ए भी आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट को देखना पड़ेगा कि आपने एप्सिलॉन नॉट कैसे करा है, तो इसको फर्दर स्टेप्स और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मेरे को। हमारे पास आ गया 2A इज इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या बच रहा था? 3। ऊपर और क्या क्या बच रहा है? रो एंड 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यस रो की वैल्यू आ रही है 6 पाई। 6 पाई नहीं, पाई भी नहीं बच रहा, 6 एप्सिलॉन नॉट ए। चेक करो यही आंसर आ रहा है, कोई मैच कर रहा है क्या? Yes, sir. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? दैट इज First. Yes, ऑप्शन sir. First. ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन। चलो प्लीज कंप्लीट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। No, sir. Done, sir. डन। यार देखो वैसे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यूजुअली नॉन कंडक्टिंग शेल का बहुत ही कम आता है, इसमें आया हुआ है बात अलग है, लेकिन वैसे बहुत कम आता है इस क्वेश्चन पे, नॉन कंडक्टिंग वाले पे, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। चलो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रिजॉल्विंग पावर, भैया हमें पता है रिजॉल्विंग पावर इज 1.22 डिवाइडेड बाय लैम्डा, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मेरे को दो अलग अलग वेवलेंथ गिवन है और मेरे को रिजॉल्विंग पावर का रेशियो निकाल के देना है। तो अगर मैं RP1 कैलकुलेट करूंगा तो इसको लिख सकता हूं 1/λ1 डिवाइडेड बाय RP2 करूंगा तो λ2 कहां चले जाएगा? न्यूमरेटर में। दोनों की वेवलेंथ हमें गिवन है, λ2 की वेवलेंथ गिवन है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, λ1 की वेवलेंथ हमें गिवन है दैट इज 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। कट गया तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 5:4। 5:4 मीन्स ऑप्शन 2। Yes, sir. Done, sir. डन। चलो यार बहुत बढ़िया, सिंपल। आओ फिर सिक्स्थ वाले पे देखते हैं। यार किसी को कहीं पे भी डाउट आ रहा हो प्लीज पूछ लेना, टेस्ट पेपर का डिस्कशन ही मतलब यही है कि आपको कहाँ कहाँ डाउट है उसमें जरूर पूछ लेना कॉन्सेप्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हमें रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ये गिवन है इन अ सेमीकंडक्टर विच इज 7:5, और मेरे को करंट का रेशियो भी गिवन है, करंट का रेशियो इलेक्ट्रॉन और होल्स का गिवन है दैट इज 7:4। मेरे को इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ किस किस को याद है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? Sir, VDANE. Sir, वेरी गुड drift भाई, velocity मेरे को into जिस the- तरीके से याद है NEAVD। VD. Yes, sir.
तो याद रखना NEA ये बेसिकली चार्ज कंसंट्रेशन हो गया है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो गया है, ये नंबर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड एरिया, ये कंसंट्रेशन हो गया। तो सिमिलरली ये करंट हो जाएगा थ्रू दी इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सिमिलरली तुमसे पूछूं करंट थ्रू दी होल्स, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NHAVD। मेरे को ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की और होल्स की। तो यार सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इलेक्ट्रॉन इज टू होल्स का करंट की रेशियो कितनी गिवन है, 7:4। NEA इलेक्ट्रॉन और होल्स का रेशियो कितना गिवन है, 7/5। 7:5 इनटू इधर क्या बचा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल्स की। भैया मेरे को इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो बता दो कैसे कैलकुलेट करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, फिर से 7 कट जाएगा, तो मेरे पास 5/4 अल्टीमेटली रेशियो ये कितना बचेगा, 5:4। तो भैया ये तो पिछले वाले की तरह मैच कर गया, ऑप्शन थर्ड। डन सर। डन, बढ़िया। डन सर। यार आंसर की आप सबके पास है ना, यस सर। चेक करते रहना हम सही ऑप्शन मार्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे कुछ आंसर की गलत हो जाती है तो या अपना गलत हो जाता है, तो अपन क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। चेक करते रहना साइमल्टेनियसली। ओके, सेवंथ क्वेश्चन। Radiated energy at temperature T Kelvin is E for a spherical body of diameter D। सबसे पहले भैया मेरे को स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ याद कराओ कि अगर कोई भी एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट आउट करती है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सिग्मा उसके E फोर्थ is पावर equal को to sigma टेम्परेचर हो A जाता T है। is equal to। मैंने आपको बताया था एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। लेकिन ये पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया है। अगर मेरे को एनर्जी निकालनी है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे एरिया। बस मेरे को एरिया मल्टीप्लाई करना है। डन। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है कि एक स्फेरिकल बॉडी है, जब उसका टेम्परेचर T था और उसका डायमीटर D है। तो पहले इक्वेशन बना लो, टेम्परेचर T है, एनर्जी रेडिएटेड E है, लेकिन मेरे को एरिया का फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी। 4πr²। वेरी गुड, 4πr²। ये रेडियस के टर्म्स में है, तो डायमीटर के टर्म्स में कितना लिखूं, So 4πr की जगह D/2 का स्क्वायर कर 2/2। दोगे ना। तो यस ये सर। क्या Yes बन sir। जाएगा, क्या मैं इसको सीधा सीधा πd² लिख दूं। यस सर। Yes sir। डन। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अभी आप इसको ऐसा मत करना, अभी आप इसको सिंप्लीफाई छोड़ो, 4πd²/4 ही लिखो। तो ये हो जाएगा 4πd1², जो भी हमें डायमीटर गिवन है, पहले में डायमीटर कितना गिवन है, स्मॉल d, तो 4d²/4। चलो इसको इक्वेशन 1 कर दो। यहां तक प्लीज कंप्लीट करो, फिर आगे बात करते हैं। डन सर। done, sir. आ जाओ अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन बनाते हैं, केस 2। केस 2 कह रहा है कि भैया कितनी एनर्जी वो रेडिएट आउट करेगा जब टेम्परेचर 2T हो जाएगा। तो 2T⁴, और अब लिखना है एरिया, लेकिन डायमीटर D/2 हो गया है, तो 4π, डायमीटर ही D/2 है, तो D/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो बताओ अब कितना आएगा ये, डिवाइडेड बाय, अब गलत चल रहा है, डायमीटर D/2 है तो रेडियस कितना हो गया, D/2 D/4, तो ये हो जाएगा D/4 का स्क्वायर। अब चेक करके बताओ, कोई डाउट है तो पूछो इसमें, नो कुछ सर। रिपीट करना है। नो सर। यहां लिख देता हूं कि अब मैंने रेडियस D/4 हो जाएगा, और हमें पता है एरिया इज 4πr², तो बस मैंने वही लिखा है। तो यार 2⁴ कितना होता है, 16, 16 T⁴, ये हो जाएगा 4πd²/16। 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 4πd²T⁴। ये ई डैश की वैल्यू है। जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके बताओ, और मेरे को बताओ ई डैश ई के टर्म्स में कितना आ रहा है। भैया ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो इधर तो हमारे पास आ रहा है πd²T⁴। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं मैं जिससे मेरे पास ये वैल्यू मिल जाए, डेफिनेटली 4 मल्टीप्लाई करना है। तो ये फाइनल आंसर है, और इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन 2।
Done, sir. डन, चलो बढ़िया। अनीश अभी सब चेक करके बताना। दिवेश कोई डाउट? ध्रुव कोई डाउट नहीं है? बढ़िया, चलो वेरी गुड यार। एट्थ क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी कुछ है। द मैक्सिमम टेंशन फोर्स विच एन एक्सटेंसिबल रिंग ऑफ मास 0.4 kg per meter can bear is 40 Newton. The maximum velocity with which it can be rotated about its center. मेरे को एक बार इसमें वेरीफाई करने दो, मेरे को चेक करने दो, आप सब भी चेक करना। यार किसी को याद है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड? टाइम पीरियड किसी भी एक रोटेशन का, रेवोल्यूशन का 1/2 पाई। अगर कोई भी चीज ऑसिलेट कर रही है तो इधर हो जाता है हमारे पास यार ये, लेकिन ये कुछ गलत चल रहा है। इसमें इनर्शियल फैक्टर कैसे आएगा फिर? सर वो तो है v is equal to under the root of t by mu sin wave, जो टेंशन इन द स्ट्रिंग जिससे बिल्कुल, बताते उससे हैं। आ जाएगा, उससे आ जाएगा। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t बाय न्यू। टेंशन फोर्स कितना दे रखा है और हमें इनर्शियल फैक्टर कितना दे रखा है? ये न्यू बेसिकली इनर्शियल फैक्टर है आपका। तो t की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 40। और हमारे पास ये वैल्यू कितनी गिवन है? 0.4। तो इसको डिवाइड करो तो कितना आ गया ये? √100। √100 का मतलब कितना हो गया ये? 10. 10। चेक करो क्या फर्स्ट ऑप्शन गिवन है क्या हमें आंसर में? यस Yes, sir. ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आप दूसरे वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, जिसको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है कि t इक्वल्स टू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 1/2 पाई इनर्शियल फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर, उससे भी ये आंसर निकल जाता। लेकिन उससे बस ये है कि 2-3 स्टेप्स और बढ़ जाते। तो जिसको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद है, जैसे लाइक टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं था, अभी याद दिलाया है आप लोगों ने, तो इसलिए डायरेक्टली आंसर आ गया है। डन सर। डन, चलो बढ़िया भैया। 9th क्वेश्चन अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर्स के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे सिंपल क्वेश्चन ही मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमारे पास यहाँ पे एक डायोड है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, और हमें फॉरवर्ड वोल्टेज गिवन है कि फॉरवर्ड ड्रॉप वोल्टेज कितना है। मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। ये हमें गिवन है 2 किलो ओम्स, ये 10 वोल्ट, और यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है मेरे कितने वोल्टेज पे? 0.5 वोल्टेज पे। समझो अब क्या हो रहा है यार। इधर हमें निकालना है व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो अगर मेरे को करंट निकालना है तो सबसे पहले तो मेरे को ये पता करना पड़ेगा व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। मेरे को बताओ फॉरवर्ड बाइसिंग में कितना रेजिस्टेंस होता है? Sir, 0, almost negligible. ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल। तो इसका रेजिस्टेंस तो कंसीडर ही नहीं करना। तो रेजिस्टेंस सिर्फ किसका बचा? नीचे वाले का बचा, 2 किलो ओम्स। किलो ओम्स का मतलब 2 × 10⁻³ ओम्स लिख दूं? यस Yes, सर। sir. डन। अब ऊपर बचा वोल्टेज। अब यार अगर आपको याद हो ये फॉरवर्ड बाइसिंग चल रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर नेट वोल्टेज क्या होता था? सब्ट्रैक्ट होता था या ऐड होता था? Subtract. सब्ट्रैक्ट होता था। वोल्टेज ऑफ द बैटरी माइनस वोल्टेज ऑफ द डायोड, तो इधर भी वही लिख दो। तो वोल्टेज ऑफ द बैटरी कितना है? 10। फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ द डायोड कितना है? 0.5। तो आप लिखोगे यहाँ पे 10 - 0.5, तो यार ये हो जाएगा 9.5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 2 × 10⁻³ सब एक बार चेक कर लो, सबको ये स्टेप समझ में आए हैं? Yes, सर। sir. आपको इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग का याद रखना था कि नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे एंड नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सिंस इसका रेजिस्टेंस 0 है तो सिर्फ जो रेजिस्टेंस बचेगा वो अकेला इसका ही बचेगा। यार इसको सॉल्व करना है और चेक करना है आंसर किस में मैच कर रहा है। तो एक चीज मैं अगर चेक करके बताऊं, 9.5/2 × 10⁻³ ये तो मिली में कन्वर्ट हो गया। 9.5/2 मतलब डेफिनेटली वैल्यू 5 से छोटी है, 4 से बड़ी है। तो 5 से छोटी है और 4 से बड़ी है, तो ऑप्शन थर्ड आ रहा है। 4.7। दिमाग लगाना ही नहीं है। 4 से Yes, बड़ी sir. एंड 5 से छोटी, तो भैया ऑप्शन थर्ड।
Done, sir. डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। Done. ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने? 9th। आ जाओ 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन भाई मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है। शायद से आपको पता नहीं फॉर्मूले याद होंगे नहीं होंगे, क्योंकि बहुत जमाने पहले किया था ये चैप्टर तो, और ये तो शायद से मैंने कराया भी नहीं है, तो राकिब सर ने कराया होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप? Mu not I by 2 pi r. म्यू नॉट एन आई बाय 2r, ये होता है फॉर्मूला। तो मेरे को क्वेश्चन ने बोला हुआ है कितने टर्न्स हैं, टर्न्स तो कुछ बोला ही नहीं है, एन को एन ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करंट बोला हुआ है क्या? करंट भी नहीं बोला हुआ, बस रेडियस बोला हुआ है, दैट इज 2r, तो मतलब यही फॉर्मूला बनेगा सेम। अब आ जाओ नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर लूप? इसका फॉर्मूला याद दिलाओ। So mu Electric naught field I करेगा r करना. 2 into x square minus x square plus r square 3 by 2. वेरी गुड, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्सियल पॉइंट के लिए, जहां पे आर रेडियस होता है, मतलब ए रेडियस होता है, तो यहाँ पे ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा? आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब क्या करना है यार, आपको सेकंड वाले केस में ना एक अजम्पशन लेना पड़ेगा, क्या? कि जो मेरा एक्सियल डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है आर से। तो मेरे को बताओ इस वाले केस में हमारे पास बी एक्सियल कितना आएगा? Sir x cube आ नहीं, जाएगा एक्स की 2x वैल्यू cube. गिवन है, सॉरी मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, माय मिस्टेक। एक बार मेरे को क्वेश्चन सही से पढ़ने दो प्लीज, एक तो बहुत छोटा दिखता है फोन में। दी मैग्नेटिक फील्ड ऑन एन एक्सिस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। तो यार जरा एक्स की वैल्यू यहाँ पे आर रखो और मेरे को बताओ बी एक्सियल कितना आ रहा है? Sir r cube. मतलब एक्स को ही आर रखो और चेक करके बताओ कि बी एक्सियल कितना आ रहा है। सर नीचे 2√2 हो जाएगा कुछ। वेरी गुड, तो 2 ये बन into जाएगा 2√2। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय भैया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर 3/2। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा 2√2r। आप सब वेरीफाई कर लेना, हमें इन दोनों का रेशियो लेना है। इन दोनों का रेशियो लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा आंसर में? 2√2 by ratio 1. वेरी गुड, हमें पता है ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, म्यू नॉट एन आई कैंसिल हो गया, ऊपर आ जाएगा 2√2, इधर बचेगा 1। तो फाइनल आंसर इज 2√2:1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है प्लीज ऑप्शन देखो? ऑप्शन थर्ड मैच कर रहा है। Done. क्या किसी के लिए रिपीट करना है? चेक कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूले शायद से याद नहीं रहे होंगे। Done, sir. डन, चलो बढ़िया। किसी को डाउट है तो यार प्लीज पूछ लेना, देखो बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, क्या फाइंड करना है? एवरेज पावर। चलो पहले मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखने दो। फोर्स हमें गिवन है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। हमें टाइम गिवन है, टाइम इज 2 सेकेंड्स, और हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इज 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। सबसे पहले मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? हमें पावर कैलकुलेट करना है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले तो यार आपको क्या करना है, साइड में कैलकुलेट कर लो वर्क। वर्क मतलब फोर्स का वेक्टर डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट सबको पता होगा। डॉट प्रोडक्ट में हम आई कैप को सिर्फ आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप को सिर्फ जे कैप से, के कैप को सिर्फ के कैप से। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? 6। 6। जे को जे से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 20। 12. और के को के से 12। मल्टीप्लाई कितना आया? 12। 12। तो जरा मेरे को बताओ ये वर्क डन कितना आ रहा है? सर 38. 38। तो यस, 26 + 12 38 जूल्स आ गया। तो यहाँ पे लिख दो 38 जूल्स डिवाइडेड बाय टाइम हमें गिवन है 2 सेकेंड्स। तो 38 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? सर 19 वॉट। 19 वॉट्स। 19 वॉट्स ऑप्शन में है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ये क्वेश्चन वेक्टर्स का है बेसिकली, डॉट प्रोडक्ट। डन सर। डन, चलो भैया अगर आप देखो 12th क्वेश्चन है ना, 12th क्वेश्चन इज अ काइंड ऑफ अ 10th क्लास का क्वेश्चन।
10th क्वेश्चन सबको ऐसे ही बिगर सॉल्व करे ही आंसर बता देना चाहिए। कितना लिखूं 12th वाले क्वेश्चन का आंसर? सर 0। 0। समझा देता हूं बाकी कैसे हुआ 0। भैया यहाँ पे एक बैटरी गिवन है 20 वोल्ट की, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम्स का, यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है 15 ओम्स का, और मेरे को फाइंड करना है कि इससे कितना करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम्स का और ये बैटरी गिवन है दैट इज 10 वोल्ट। भाई अज्यूम करो यहाँ से कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ करंट आएगा, I1 लिख देता हूँ इसको, सपोज I1। यहां तक करंट आया I1। अब I1 को मिल गया जंक्शन, मतलब I1 को ट्रैवल करने के लिए दो रास्ते मिले हैं, एक रास्ता इधर है और एक रास्ता लेफ्ट हैंड साइड है। करंट हमेशा किधर से जाने की कोशिश करता है? करंट हमेशा उधर से जाने की कोशिश करता है जहां पर रेजिस्टेंस उसको कम मिले, वहां से ज्यादा करंट पास करेगा। यार इस वायर में कितना रेजिस्टेंस है जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क मार्क किया है? 0 नो 0। रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, इस वायर को हम कहते हैं परफेक्टली कंडक्टिंग वायर। तो भैया करंट को सारा का सारा यहीं से पास कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिला, तो सारा का सारा I1 यहीं की यहीं पास कर जाएगा, वो उस साइड जाएगा ही नहीं। सेम चीज यहाँ पे भी यही होगी। यहां से करंट I2 मिला, करंट I2 आया, करंट I2 आया, I2 के पास जाने के लिए दो रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता बिल्कुल स्मूथ है, परफेक्टली कंडक्टिंग सरफेस है, तो भैया वो पूरा का पूरा I2 यहीं से चले जाएगा। तो भैया 15 ओम से क्या कोई भी करंट पास कर पाया? नो बिल्कुल सर। नहीं कर पाया, तो इसलिए करंट थ्रू दी 15 ओम रेजिस्टेंस कितना आएगा? 0 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, 0। डन सर। डन, बहुत बढ़िया। चलो भैया आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। अरे मेरे फोन को क्या हुआ? चलो ऐसे ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हमें पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है दैट इज 8.0 प्लस माइनस 0.8 वोल्ट। ये भी सिंपल है, डायमेंशन एनालिसिस अगर आता होगा तो। और हमें करंट की वैल्यू गिवन है दैट इज 2.0 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर्स। मेरे को फाइंड करना है रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? V बाय I। तो मेरे को बताओ डायमेंशन एनालिसिस मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं? किसी को डायमेंशन एनालिसिस याद है? एरर्स मेथड नहीं याद है? भैया फॉर्मूला होता है डेल्टा R बाय R इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I। ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का एरर्स वाले केस में, जब भी चीजें डिवाइड हो रही होंगी। तो इधर सारी वैल्यूज रखनी है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? रेजिस्टेंस डेल्टा R बाय R, इन सबकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डेल्टा R इज इक्वल्स टू, R की वैल्यू मैं अभी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मेरे को बताओ डेल्टा V कितना गिवन है? 0.8। V की वैल्यू कितनी गिवन है? 8.0। 8। डेल्टा I की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.2। 0.2। 0.2। I की वैल्यू कितनी कितनी गिवन है? 2। 2। अब मेरे को यहाँ पे R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। R की वैल्यू V बाय I, V की एक्चुअल 4। वैल्यू कितनी है? 8। 2 और करंट वैल्यू। की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसकी हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो यहाँ पे लिख दो 4। इसको सॉल्व करो और मेरे को डेल्टा R की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। तो फाइनल आंसर हम हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, R प्लस माइनस डेल्टा R। तो R की वैल्यू तो मेरे को पता है 4 है, तो 4 प्लस माइनस, अब मेरे को चेक करना है डेल्टा R की वैल्यू कितनी आएगी। तो प्लीज चेक करके बताओ कितनी आ रही है। भाई बहुत सिंपल कैलकुलेशन दी है क्वेश्चन ने आपको। डेल्टा 0.8 R बाय 4 ये हो जाएगा 0.8 बाय 10, मतलब 80। कितना हो गया ये? भाई 1/10 हो गया। यस सर। ये भी कितना हो गया? 1/10 हो गया। 10। 0.1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा ये? 0.2। 0.2। 0.2 इंटू 4, तो डेल्टा R की वैल्यू कितनी आई? 0.8। 0.8। मैंने बोला था फाइनल आंसर प्लस माइनस डेल्टा R के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 प्लस माइनस 0.8, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन 2, 4 प्लस माइनस 0.8। डन सर। डन।
चलो भाई बहुत बढ़िया, चेक कर लो एक बार, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टोटल 13 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। डन सर। चलो बढ़िया, आओ फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है और वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है 4t² प्लस 2t प्लस 1। मेरे को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बिटवीन द टाइम इंटरवल t0 से लेके t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स तक। भाई मेरे को कैलकुलस वाले तरीके से बताओ, व्हाट इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी इन कैलकुलस फॉर्म? dx by dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dx इज इक्वल्स टू v dt। मेरे को डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है। अरे बाबा इंटीग्रेट कर दो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी 4t² प्लस 2t प्लस 1। इस पूरे को इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स कहां से कहां तक लगानी है, टाइम की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 से 2 सेकेंड्स। भैया इंटीग्रेशन कंप्लीट करो, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है ये तो आपको आता ही होगा। इसका आएगा सर 50/3। सर 50/3। चेक कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आएगा 4t³/3 और मेरे को लिमिट्स डालनी है सिर्फ 0 से 2 तक, प्लस ये हो जाएगा 2t²/2। लिमिट्स सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूट करनी है क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है ही। इधर क्या बन जाएगा t और ये हो जाएगा 0 से 2 तक। तो यार मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 × 2 का क्यूब 8/3 प्लस 2 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, तो ये हो गया मेरे पास कितना 32 प्लस 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। 32 प्लस 12 दैट इज 44, 44 प्लस 6 50। तो यस फाइनल आंसर इज 50/3 और ये आंसर आएगा हमारा मीटर्स में। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भैया? ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास लास्ट ऑप्शन। डन सर। डन, बढ़िया। भैया क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाऊं? यस Yes. सर। चलो भाई ये भी बिल्कुल, पहले 15 क्वेश्चन से पहले मेरे को एक चीज बताओ, ये मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बताई हुई है कि अगर दो क्वांटिटीज हैं, दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं, ध्यान देना, दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, मैं कह रहा हूं दोनों क्वांटिटीज इक्वल है। सपोज दिस इज एफ, दिस इज एफ, इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। मेरे को बताओ रिजल्टेंट कितना आता है इसका? √3f। √3f। सिमिलरली अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए तो फिर आंसर कितना आता है? सर √2f। वेरी गुड, √2f। और अगर इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री हो जाए तो आंसर कितना आता है? क्या कह रहे हो सर, अब 120 का नहीं पता? सर f। वेरी गुड, जब एंगल 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट आता है हमारे पास f। आई होप सबको ये याद होगा। यस सर। नहीं भी याद है तो भैया अब याद कर लो, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी सेम होंगी उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, √3f, 90 के लिए √2f, 120 के लिए f। क्वेश्चन इधर वही कह रहा है आपको। क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास दो वेक्टर्स हैं a और b और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको भी a लिखो, इसको भी a लिखो। वो कह रहा है इसका रिजल्टेंट √3 टाइम्स आया है। अगर इसका रिजल्टेंट √3 टाइम्स आया तो मेरे को बताओ इसमें एंगल कितना रहा होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री रहा होगा। पहले चेक करके बताओ इसमें कोई दिक्कत? नो सर। डन। अब नेक्स्ट पार्ट समझो क्वेश्चन का। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि भैया बी का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करो। तो मेरे को बताओ बी का नेगेटिव वेक्टर किधर ड्रॉ होगा? नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है एग्जैक्टली अपोजिट ड्रॉ करना, एग्जैक्टली अपोजिट। ये नेगेटिव वेक्टर बन गया। वो बोल रहा है अब इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा। तो मेरे को बताओ नेगेटिव वेक्टर बी और ए के बीच में अब एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। दोनों की वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट कितना लिखूं अब? सर मतलब इतना ही हो जाएगा, वैल्यू f के बराबर। वैल्यू एफ के बराबर मतलब सिंगल टाइम्स। तो इधर हमारा सिंगल टाइम एक्स आएगा अब की बार। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास? थर्ड ऑप्शन। प्लीज चेक कर लो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। डन सर। डन, बहुत बढ़िया।
डन। चलो आ जाते हैं भैया हमारे पास नेक्स्ट 16th क्वेश्चन पे। सिक्सटींथ क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारे पास 10 ग्राम ऑफ हॉट वाटर था और इसका टेम्परेचर कितना गिवन है 60 डिग्री सेल्सियस। हमने मिक्स किया 5 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर के साथ और ये हमें कितना गिवन है टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। मेरे को क्या फाइंड करना है टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। जब भी टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आ जाए ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। मेरे को बताओ जब मैं हॉट वाटर को कोल्ड वाटर के साथ मिक्स कर रहा हूं तो डेफिनेटली भैया किसी एक से हीट लूज होगी, किसी एक से हीट गेन होगी। तो हीट लूज किसने करी होगी और हीट गेन किसने करी होगी? हॉट वाटर ने लूज की होगी और वेरी गुड, हॉट वाटर ने लूज करी होगी और जितनी हॉट वाटर ने लूज करी होगी उतनी ही गेन किसने करी होगी? कोल्ड वाटर ने करी होगी। आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है mcv डेल्टा टी। किसी एक के माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है प्लीज। हाँ, इधर भी mcv डेल्टा टी। सीवी सीवी काट दो क्योंकि दोनों साइड वाटर ही है, चाहे हॉट वाटर हो चाहे कोल्ड वाटर हो, उससे हमें क्या लेना देना, वाटर तो वाटर ही रहेगा। अब भैया दोनों साइड मास सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों साइड टेम्परेचर का डिफरेंस सब्स्टिट्यूट कर दो और टी की वैल्यू निकाल लो। आप 1 मिनट कंप्लीट करो, आई एम गेटिंग अ कॉल प्लीज, 1 मिनट आप इसको कंप्लीट करो। भैया मास को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दोनों साइड ग्राम्स ग्राम्स में गिवन है। साहित्य सही आ रहा है आंसर। तो इधर हो जाएगा 10 ग्राम्स और इधर हो जाएगा हमारे पास इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू 60 माइनस टेम्परेचर जो फाइनल कुछ हो गया होगा। इधर मास हमें गिवन है 5 ग्राम्स इनटू इधर टेम्परेचर कितना हो गया होगा, इधर टेम्परेचर टी माइनस 20 डिग्री। इसको सॉल्व करके मैं कह रहा हूं आप टी की वैल्यू कैलकुलेट करो। वेरी गुड। तो भैया फाइनल आंसर हमारे पास जो आ रहा है दैट इज 140/3। चेक कर लो 140/3 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। डिग्री सेल्सियस में आएगी वैल्यूज, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज एक बार सब लोग चेक कर लो, सबका ऑप्शन यही आ रहा है। यस सर। डन। जैसे ही कंप्लीट हो जाए बता देना। डन सर। डन, चलो आ जाओ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड कितना गिवन है? सर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड्स गिवन है हमें। एक बार लेट मी रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली यार, कहीं फिर से गलती हो जाए। द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टाइम ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम इज 4 सेकंड्स। यस, टाइम पीरियड हमें गिवन है 4 सेकंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम इट विल टेक टू डिस्प्लेस हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। और पार्टिकल हमारा स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से। मतलब आप ये लिख सकते हो व्हेन टाइम t इक्वल्स टू 0, वो कहां से स्टार्ट कर रहा है? मीन पोजीशन से। मेरे को फाइंड क्या करना है कि वो कितने टाइम में कहां पहुंच जाएगा, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड पहुंच जाएगा। यार इस टाइप का क्वेश्चन याद है मैंने आपको जब ऑसिलेशन वेव्स पढ़ाया था, हालांकि बहुत टाइम हो गया, आपको याद नहीं होगा। भैया याद है मेरे को सर। याद दिलाओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम? वाई इक्वल्स टू या एक्स इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। ए साइन साइन ओमेगा टी। इससे हमने याद है क्या कैलकुलेट किया था पहले? इससे पहले हमने कैलकुलेट कर ली थी ओमेगा की वैल्यू या टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी कि भैया टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना 0 है, तो मैं वो कैलकुलेट कर लूंगा। आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए मेरे को? a/2 चाहिए। एम्पलीट्यूड a है, साइन ओमेगा, और मेरे को टाइम फाइंड करना है।
ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई/t। यस सर। एक ही इक्वेशन में काम हो जाएगा इस बार। भैया ए से ए कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ जाएगा हाफ इज इक्वल्स टू साइन 2 पाई/t इंटू स्मॉल टी। अब मेरे को बताओ साइन के कौन से एंगल पे वैल्यू हाफ होती है? 30 30 को पाई के टर्म्स में बताओ कितना लिखूं? सर पाई सर बाई pi by 6 पाई/6। तो पाई/6 इज इक्वल्स टू 2 पाई/t इंटू स्मॉल टी। प्लीज यार ये वाला स्टेप चेक करो, सबको ये समझ में आया? यस सर। यस सर मैंने बेसिकली साइन इनवर्स कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। भैया पाई से पाई कैंसल, तो हमारे पास स्मॉल टी की वैल्यू आएगी t/12, 2 × 6। टी की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 4। 4/12, तो टाइम की वैल्यू 1/3 सेकेंड्स आ रही है। 1/3 सेकेंड भैया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन 2। एक बार प्लीज वेरीफाई करके बताओ आंसर यही गिवन है, ऑप्शन 2। मैं चेक कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 17th। यस, ऑप्शन 2। यस सर ऑप्शन डन सर। डन, चलो बढ़िया। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18th। 200 kilo satellite is revolving around an earth in a circular orbit of radius 2r. Amount of energy required to transfer it to a circular orbit of radius 4r. मास और रेडियस की वैल्यू गिवन है, हमें बस सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहले मेरे को याद दिलाओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द जो भी प्लैनेट या सन, बताओ। माइनस ऑफ Gmm/2r। वेरी गुड भैया, जिसको फॉर्मूला ग्रेविटेशन का ना याद हो, एटम्स का याद हो तो भी चलेगा। एटम्स यस में सर याद दिला देता हूँ, फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2r आया था टोटल एनर्जी का, जिससे हमने ये प्रूव कर दिया था कि टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यार इधर ग्रेविटेशन में बस यही करना होता है, ग्रेविटेशन में के की जगह जी लगाना होता है, Q1 की जगह मास 1, तो इधर मास 1 का मतलब मास ऑफ द प्लैनेट होता है। K2 की जगह क्या लगाना पड़ेगा? मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। ये आर क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस होता है। तो मेरे को बताओ इधर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना गिवन है? 2r। 2r। तो यहाँ पे लिख दो भैया 2r। 2 इंटू 2r, तो ये कितना हो जाएगा? 4r हो जाएगा। डन है सबको? लेकिन ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इधर भी अट्रैक्टिव फोर्स था इसलिए ये नेगेटिव में आया था, इधर भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा इसलिए किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव। चलो डन। ये है टोटल इनिशियल एनर्जी। अब मेरे को बताओ हमें सैटेलाइट को फाइनल ऑर्बिट 4r में पहुंचाना है, तो फाइनल एनर्जी कितनी होगी? जी मास ऑफ द प्लैनेट मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? 8r हो जाएगा। क्या सबको ये भी क्लियर हो रहा है? सर 8r वाला रिपीट कर दो। क्या दोबारा बोलो? सर 8r कैसे आया सर बता दो फिर से। 2 इंटू आर, स्मॉल आर क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो हमें पहले वाले केस में कितना गिवन है? 2r गिवन है, तो 2 इंटू 2 किया इसलिए 4 आ गया। सेकेंड वाले केस में वो कह रहा है कि हमें रेडियस कितना गिवन है? 4r, तो 4 इंटू 2 कितना करके आया? 8r। डन सर। डन। अब यार मेरे को चेंज इन एनर्जी निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन फाइनल एनर्जी। मैनिपुलेशन। तो यार बस चेंज इन एनर्जी निकाल दो ना, आपके पास वर्क डन आ जाएगा, जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी। तो भैया इनिशियल माइनस फाइनल करना होता है, याद है मैंने कल की क्लास में बताया हुआ है जो यस जो सर। इसमें थे। यस सर। तो ये भैया यहाँ पे वही कर दो। इनिशियल है -GMP/MS डिवाइडेड बाय 4r माइनस माइनस GMP/MS डिवाइडेड बाय 8r। भैया आप क्या कॉमन ले सकते हो? आप माइनस कॉमन ले सकते हो, GMP/MS और बाय ए आर भी कॉमन ले सकते हो। बचेगा क्या आपके पास? 1/4 1/4 माइनस प्लस 1/8।
इसको सॉल्व कर दो, एमपीएमएस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और चेक कर लो फाइनल आंसर क्या है। मास ऑफ द अर्थ गिवन है, रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है, मास ऑफ द सैटेलाइट भी गिवन है, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है। सॉल्विंग माय नो थोड़ी सी बड़ी हो गई है न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से। सर GMPMS/8R। वो तो ठीक है, लेकिन आपको आंसर मैच करने के लिए सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ रही है इधर। भैया जी की वैल्यू सबको याद है? यस सर। Yes, sir. डन। एमपीएमएस सबकी वैल्यू गिवन है, थोड़ा सा एक बार कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लो यार, या कैलकुलेशन में 1.572 आपके ऊपर छोड़ दूं? यस कर सर, दिया कर सर, लेंगे। 1.57 कर लोगे ना? डन। कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बस आप मेरे को बता दो करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है। फाइनल आंसर जो गिवन है दैट इज ऑप्शन 1, मतलब 1.57 इंटू 10⁹ जूल्स। ऑप्शन 1। प्लीज सब इसमें कैलकुलेशन अपनी खुद से वेरीफाई करेंगे, और अगर बाई चांस आंसर करेक्ट नहीं आ रहा होगा तो मेरे को नेक्स्ट क्लास में जरूर बताना इस चीज को। डन सर। डन, चलो Done. बढ़िया। हफ। अब क्या बचा, क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हैं भैया हम? 19th में। From the state of rest of a car accelerates by engine supplied a constant power feed. The velocity of a car varies with the time as। हमें velocity के ऑप्शंस बताने हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19th चेक कर लो, और क्वेश्चन नंबर 19th इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करके चलना। ये क्वेश्चन जनरली आता है पावर से रिलेटेड, वेलोसिटी एंड टाइम वाला। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी कार कहां से स्टार्ट कर रही है? हमारी कार रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, और उसके बाद एक कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रही है। हमें क्या बताना है कि वेलोसिटी और टाइम कैसे डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? सर Force वर्क into अपॉन टाइम velocity. या फिर फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड। इस केस में मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? मेरे को फंक्शन ऑफ वेलोसिटी चाहिए ना, तो मेरे को ये वाला ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब इसमें एक और चीज कर दो भैया, फोर्स का फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? भैया m इंटू ए इंटू वी। यस Yes. सर। एसिलरेशन को कन्वर्ट करो किसी तरीके से टाइम के टर्म्स में, तो मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एसिलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम? कैलकुलस वाला फॉर्मूला बताना। dt by dt. dv/dt। बस यार हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। इंटीग्रेट करना है जीरो से लेके टी तक। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। 0। स्टार्टिंग रेस्ट से। जब टाइम टी है तो इसकी वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ वो हो जाएगी। तो प्लीज इसको सॉल्व करके चेक करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएगा P इंटू टी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर बाय 2। सब कुछ कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, इन सबको भूल जाओ। तो मेरे पास क्या आएगा? वी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो वी की वैल्यू किसी आएगी? रूट टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर हाफ। चेक करो कौन सा ऑप्शन गिवन है, टी टू द पावर हाफ या स्क्वायर रूट? Second option. सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। भाई इस क्वेश्चन को फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। Done, sir. डन Done. सर। डन, चलो भैया बहुत बढ़िया। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल। 20th क्वेश्चन देखो, डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है। बस ये लास्ट क्वेश्चन कि यार हमें क्या गिवन है कि a इक्वल्स टू a नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर अल्फा इंटू टी क्यूब। मेरे को डायमेंशन बताने हैं अल्फा के। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ये सब, इन सब का डायमेंशन क्या होता है? सर कांस्टेंट करके देते हैं। Constant, zero. मतलब ये सब डायमेंशन Dimension. लेस होते हैं। यस सर। डायमेंशन लेस होते हैं। तो भैया साफ सीधी बात है कि एक्सपोनेंशियल मेरा डायमेंशन लेस आना चाहिए। अगर एक्सपोनेंशियल डायमेंशन लेस आना चाहिए तो एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर जो भी होगी वो भैया कैंसल आउट करके ये भी क्या आनी चाहिए? डायमेंशन लेस आनी चाहिए।
मैं बोल रहा हूँ एक्सपोनेंशियल, लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये सब डायमेंशनलेस होते हैं, तो इसके ऊपर पावर भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए, तभी तो ये करेक्ट बनेगा डायमेंशनलेस। इसके ऊपर पावर भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। तो टी इधर टाइम है, तो मेरे को बताओ अल्फा का डायमेंशन में क्या लिखूं जिससे सब कुछ कट के डायमेंशनलेस हो जाए ये। सर माइनस क्यूब करके। तो यार बहुत क्लियर कट चीज है, टी टू दी पावर -3 करूंगा इंटू टी टू दी 3 करूंगा, तभी तो ये सब कुछ कटेगा और हमारा ये डायमेंशन लेस बनेगा। तो बहुत क्लियर कट चीज है कि अल्फा का डायमेंशन क्या हो गया, टी टू दी पावर -3, ताकि ऊपर वाला डायमेंशन लेस हो जाए। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो इसमें Yes, करेक्ट sir. ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ऑप्शन थर्ड, डायमेंशन लेस बनाना होता है बस। तो टी में क्या मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा में, ऐसा क्या रखूं जिससे डायमेंशन लेस बन जाए। Done, sir. डन, चलो दैट्स इट। तो यार हमने 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। बचे कितने हैं, नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास। और वैसे नेक्स्ट क्लास से मैं कोशिश यही करूंगा सारे क्वेश्चन डिस्कस ना करूं, जो जो थोड़े से जिसमें आपको डाउट लगाओ आप बस वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछना, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। यस सर। उसके बाद फिर जो टाइम बचेगा उसमें सारे क्वेश्चन से डील कर लेंगे। चलो तो भैया टाटा, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। Thank you, थैंक यू sir. सर।